Good morning everyone once again to my YouTube channel। और आज की क्लास में हम आगे के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल किए था आपकी रीडिंग से, और उसमें वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड हाउ अ गेम कैन बी evaluated whether it is equivalent to the prisoner's dilemma or not, and whether the game is symmetric or not। दिस इज हाउ वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास में और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है डुओपोली। देखो डुओपोली क्या होती है स्टूडेंट्स? डुओपोली का मतलब है व्हेन देयर आर टू फर्म्स। डुओपोली मींस टू फर्म्स आर कंपीटिंग विद ईच अदर। टू फर्म्स आर कंपीटिंग। कि डुओपोली सिचुएशन में क्या होता है, दो ही फर्म्स होती हैं इंडस्ट्री में और वो दोनों एक दूसरे के साथ compete करती हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ गेम इज दिस। ठीक है, कहता है कि इन अ सिंपल मॉडल ऑफ डुओपोली टू फर्म्स प्रोड्यूस द सेम गुड, यानी कि होमोजीनियस है प्रोडक्ट, सेम गुड प्रोड्यूस कर रही हैं। आई मीन टू से प्रोडक्ट सेम है, आइडेंटिकल है या नहीं वो उसकी फीचर्स पे डिपेंड करता है, बट इससे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रोडक्ट सेम है उनका, होमोजीनियस हम मानकर चल सकते हैं। फॉर विच ईच फर्म चार्जेस आइदर अ लो प्राइस और अ हाई प्राइस, यानी कि एक फर्म या तो उस जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही हैं उसके लिए या तो वो लो प्राइस चार्ज कर सकती हैं और दे कैन चार्ज द हाई प्राइस। मतलब कि अगर आप लोगों को अब तक जितना हमने गेम्स समझे हैं, जितने एग्जाम्पल्स किए हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर लो प्राइस और हाई प्राइस दोनों ही फर्म्स की स्ट्रेटजीज हैं और एक्शंस हैं दैट आर अवेलेबल विद देम, राइट। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। ईच फर्म वांट्स टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, कि ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि वो मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं अपने प्रॉफिट को। इफ बोथ फर्म्स चूजेस हाई देन ईच अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000। अगर दोनों ही फर्म हाई प्राइस चूज करती हैं तो उनको ₹1000 का प्रॉफिट होता है। हर एक इंडिविजुअल को ₹1000 का प्रॉफिट होगा हर फर्म को। इफ वन फर्म चूजेस हाई एंड द अदर चूजेस लो देन द फर्म चूजिंग हाई ऑब्टेन्स नो कस्टमर्स एंड मेक अ लॉस ऑफ ₹200। अब देखिए यहां क्या बात है कि अगर मान लीजिए एक फर्म ने हाई प्राइस चूज किया और दूसरी फर्म ने लो प्राइस चूज किया, तो ऑब्वियस बात है जो हाई प्राइस चूज करेगी उसके पास कोई कस्टमर नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन इन द क्वेश्चन, राइट। एंड जो और उसको लॉस हो जाएगा कितने रुपए का, ₹200 का लॉस होगा। जबकि जो फर्म लो प्राइस रखेगी उसको प्रॉफिट हो जाएगा कितना, ₹1200 का। ठीक है, इट्स यूनिट प्रॉफिट इज लो बट इट्स वॉल्यूम इज हाई। हो सकता है उसका पर यूनिट प्रॉफिट कम हो पर वॉल्यूम, अगर उसकी जो सेल्स होंगी उसमें वो प्रॉफिट हाई हो सकता है। ये वो रेफरेंस के लिए लिख रहा है, ठीक है जी। आगे देखिए, इफ बोथ फर्म्स चूजेस लो देन ईच अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹600। अगर दोनों लो प्राइस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करती हैं तो व्हाट डू यू कॉल इट, उनको ₹600 ईच प्रॉफिट होता है। ₹600 ईच फर्म को प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में क्या कहता है, रिप्रेजेंट द गेम इन द स्ट्रेटेजिक फॉर्म। ऑब्वियस बात है, ओके, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेटेजिक फॉर्म मींस नॉर्मल फॉर्म गेम्स। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि स्ट्रेटेजिक फॉर्म गेम एंड नॉर्मल फॉर्म गेम आर द सेम थिंग, राइट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अब हमें, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में गेम को रिप्रेजेंट करना है। तो एज यूजुअल लेट अस मार्क फर्म 2 here and firm 1 over here. Firm 1 is having two strategies, high price, let me write H simply for high price and L simply for low price. Again, high price and low price are the strategies available with both the players or the participants. Here the participants are the firms, right? और इनमें हम अब इनके पे ऑफ्स को मार्क करते हैं, किसको कितना पे ऑफ किस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करने पर मिलेगा। लेट अस मार्क देम।
कहता है कि भाई फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ बोथ चूजेस हाई देन ईच फर्म अर्न्स 1000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। तो हाई हाई तो यानी कि हर एक फर्म को 1000, फर्स्ट फर्म भी 1000 प्रॉफिट अर्न करेगी, सेकंड भी। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इफ वन फर्म चूजेस हाई एंड द अदर चूजेस लो देन द फर्म चूजिंग हाई obtains no customers and makes a loss of rupees 200, whereas the firm choosing low earns a profit of rupees 1200। तो अब यहां देखिए, अगर मैं इस बॉक्स में देखूं, इस सेल में देखूं जो 1000 के नीचे है, तो फर्म 1 तो लो स्ट्रेटेजी चल रही है और फर्म 2 हाई चल रही है। इसका मतलब फर्म 2 को 200 रुपए का लॉस होगा और फर्म 1 को 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हम यहां लिख देंगे 1200 comma minus 200, right? That means firm 2 को लॉस हुआ because it has played a high price strategy or action, right? और फर्म 1 को प्रॉफिट हो गया 1200 रुपए का। ठीक है जी। Similarly, the same sort of result can be written over here in this cell. Why? Because in this cell the firm 1 is playing the high price strategy, whereas the firm 2 is playing the low price strategy. So in that case, in this case, what happens is the firm 1 will incur the loss of minus 200 and loss of 200 basically, and minus तो इसलिए कि वो लॉस हो रहा है, और फर्म 2 को 1200 रुपए का 1200 का प्रॉफिट होगा। तो यहां हम स्ट्रेटेजी लिख देंगे minus 200, 1200, राइट। फोर्थ पॉइंट पे क्या है, फोर्थ इस सेल में क्या आएगा, बोथ आर प्लेइंग द लो प्राइस स्ट्रेटेजी। इफ बोथ आर प्लेइंग द लो प्राइस स्ट्रेटेजी देन व्हाट हैपेंस इज दोनों को 600 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहां आ जाएगा 600, 600। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात हम लिख लेते हैं एक तरीके से, क्या कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहां पे ऑफ्स हैं, पे ऑफ्स आर प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट और लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, पे ऑफ्स। तो यानी कि जो हायर वैल्यू होगी वो ज्यादा प्रेफर्ड होगी और जो लोअर वैल्यू होगी वो कम प्रेफर्ड होगी। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन में भी उन्होंने मेंशन किया है कि टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि गेम को हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया, व्हाट डू यू कॉल इट, strategic form में या normal form में। Now what we are supposed to do is we are supposed to check and justify whether the above game is same as Prisoner's Dilemma and only difference is the name of the actions। अब Prisoner's Dilemma के देखेंगे क्या सेम है। तो Prisoner's Dilemma की हमें सेम देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि वी हैव टू सी वेदर द प्रेफरेंस ऑर्डरिंग आर सेम और नॉट। प्रिजनर्स डिलेमा की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हमारी जो थी वो क्या थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो देखते हैं कि क्या इसमें भी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इसी तरह की आ रही है। मैं यहां जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस प्रिजनर्स डिलेमा की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग में लिख देता हूं। किस लिए लिख रहा हूं मैं ये, ताकि हम फट से उसको यहीं से रेफर कर सके, बार बार मुझे पेज स्क्रॉल अप डाउन ना करना पड़े, राइट। यहाँ प्रिजनर 2 था, यहाँ प्रिजनर 1 था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज द सेकंड, दिस वाज द थर्ड एंड दिस वाज द फोर्थ वन, राइट। एंड दिस वाज द फर्स्ट फॉर प्लेयर 2, this was the second for player 2, this was the third for player 2 and this was the fourth for player 2। I hope ये प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थी हमारी प्रिजनर्स डिलेमा के केस में। अब इसके पे ऑफ के हिसाब से हमें देखना है कि अगर हमारी इस गेम की भी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इसी तरह की आती है तो हम फिर इसको कह देंगे कि ये एज फार एज प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इज कंसर्न द गेम इज इक्वलेंट टू द prisoners dilemma, right। तो let us try and see, let me check। मैंने ये ठीक लिखा है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, गलती ना हो कोई।
1 2 3 4, yes, we are right. So we have opted, I have written the same way, I've written the correct what do you call it, preference orders for the prisoner statement. Let us see in this game. इस गेम में प्रेफरेंस ऑर्डरिंग क्या है, प्लेयर 1 की क्या है और प्लेयर 2 की क्या है, राइट। पहले मैं प्लेयर 1 की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग लिखूंगा, फर्म 1 की। यहाँ प्लेयर 1 से मेरा मतलब है फर्म 1, बिकॉज डुओपोली मॉडल इज दिस, राइट। तो लेट्स यूज द कलर कोडिंग। मैं पिंक कलर यूज कर रहा हूं प्लेयर 1 के लिए। अब प्लेयर 1 सबसे ज्यादा किसको ऑप्ट करेगा, लो को ऑप्ट करेगा, क्योंकि इसमें उसे सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो ये फर्स्ट आ गई, राइट। उसके बाद 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सेकंड आ गई प्रेफरेंस, राइट। उसके बाद 600 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये थर्ड प्रेफरेंस रहेगी उसकी। और उसके बाद लॉस हो रहा है, तो दैट वुड बी द फोर्थ प्रेफरेंस। तो फर्स्ट प्लेयर की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग तो सेम आ गई प्रिजनर्स डेलिमे की तरह, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। let us see, let me use the green color for the what do you call it, player second firm, right। इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ये रहेगी यहाँ पर, ठीक है जी, सेकंड की, और ये सेकंड प्रेफरेंस ऑर्डरिंग, and this one is the third one, third, and this one is the fourth one। You can see clearly कि दोनों की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम है। प्रिजनर्स डिलेमा में जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थी, सेम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है यहाँ पर। इसको आप एलोबरेट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखी है, इनको मार्क करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। प्लेयर 1 की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग में प्लेयर 1 सबसे पहले किसको प्रेफर करेगा, लेट अस राइट। प्लेयर 1 की प्रेफरेंस होगी U1। कौन सी स्ट्रेटजी है, लेफ्ट, जब वो हाई चल रहा है, या सॉरी लेफ्ट कह रहा हूं, लो जब ये हाई चल रहा है। तो प्लेयर 1 लो एंड प्लेयर 2 हाई, विच विल गिव हिम 1200 रुपीज प्रेफरेंस, विच वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। द सेकंड प्रेफरेंस वुड बी प्लेयर 1 plays high and player 2 also plays high. This will give him the 1000 rupees profit. This is the second preference. Then he may play what do you call it, low, and the counterpart is also playing the low, 600 rupees का profit दे रहा है। Then we have what do you call it, player 1 is playing high, another one is low. This will give the loss of 200 rupees. This is the last or the least preferred option of action plans, right। action profile सबसे least preferred होगी, ये फोर्थ होगी। ऐसे ही हम सेकंड के लिए भी लिख सकते हैं। सेकंड प्लेयर के लिए भी सेम ही आ जाएगा, लो हाई is giving him the 1200, right। then second player ka high is giving him the 1000, this would be the second preference। then we have low, which is the third preference for the player second, and this is the what do you call it, high low -200। तो देखो दोनों प्लेयर्स की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग भी सेम है। स्ट्रेटेजीज की देखो, इसकी भी लो हाई को फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये इसका भी सेकंड हाई है, इसका भी है, इसका भी। तो मतलब प्रेफरेंस ऑर्डरिंग भी सेम है। क्यों आई है प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम, मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं, क्योंकि यहां पर दोनों पार्टिसिपेंट्स के पास, दोनों फॉर्म्स के पास सेम एक्शन प्लान है। हाई लो दोनों के एक्शन प्लान भी सेम है, और इनके जो पे ऑफ्स हैं, पे ऑफ्स का क्वांटम भी सेम है दोनों के। इसलिए क्या है, ये गेम सिमेट्रिक भी है। आप अगर ध्यान से देखो, दिस गेम इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो क्या कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूड क्या करेंगे इसमें हम, वी कैन राइट इट लाइक दिस कि यस, दिस गेम is equivalent to prisoner's dilemma as far as preference ordering is concerned, and it is
सिमेट्रिक 2, और ये सिमेट्रिक भी है। मैं सिमेट्रिक का हमने क्या देखा था, सिमेट्रिक गेम वो गेम होता है कि अगर प्लेयर्स के प्लेसेस को आप चेंज करते हैं, यानी कि आप फॉर्म 2 को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करें और फॉर्म 1 को आप वर्टिकली रिप्रेजेंट करें, तो उससे पे ऑफ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले भी मैंने बताया आपको एग्जांपल में, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेयर्स की स्ट्रेटजी सेम है और पे ऑफ्स के जो क्वांटम है वो सेम है, इसलिए पे ऑफ्स का क्वांटम अगर इनके प्लेसेस चेंज कर दो कि F1 की जगह F1 की जगह F2 लिखो, F2 की जगह F1 लिखो, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको इन सेल्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द सिमेट्रिक गेम मीन्स। तो ये गेम प्रिजनर्स डिलेमा के इक्विवेलेंट भी है प्रेफरेंस ऑर्डरिंग जहां तक कंसर्न है, और ये गेम सिमेट्रिक भी है नेचर में। ठीक है जी, आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मेक सम स्पेस फॉर दिस। ओके, let us see what the question is asking us to do. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप क्या है, गेम्स इक्विवेलेंट टू प्रिजनर्स डिलेमा। ओके, क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द गेम गिवन बिलो डिफर्स फ्रॉम द प्रिजनर्स डिलेमा ओनली इन द नेम ऑफ प्लेयर्स एक्शंस और वेदर इट डिफर्स आल्सो इन वन और बोथ ऑफ द प्लेयर्स प्रेफरेंसेस। ओके, सिंपल पूछ रहा है कि कहता है कि दोनों गेम्स में आप बताइए क्या वो प्रिजनर्स डिलेमा के इक्विवेलेंट है, और क्या वो इक्विवेलेंट डिफर कर रहे हैं, तो वो डिफर किस चीज में कर रहे हैं, प्रेफरेंस में भी और स्ट्रेटेजी के नेम में भी, या किस तरह से। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। सेक्शन 1 का जो गेम है, जो पार्ट ए जो गेम दे रखा है, इसको हम पहले चेक करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ गेम को हमें नॉर्मल फॉर्म में, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऑलरेडी हमें स्ट्रेटेजिक फॉर्म में लिखा हुआ दे रहा है, गेम पे ऑफ भी दे रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि हम यहाँ एक्स वाई स्ट्रेटेजी है, तो हम इनको पे ऑफ्स को पॉजिटिव पे ऑफ्स ही मानकर चल रहे हैं नंबर्स के बेसिस पर। उसने हमें यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि पे ऑफ प्रॉफिट है, सेटिस्फैक्शन है, या पे ऑफ इज समथिंग एल्स, राइट। तो हम यहां पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि पे ऑफ पॉजिटिव है। पॉजिटिव मींस कि जो भी पे ऑफ है वो या तो सेटिस्फैक्शन है, या मान लीजिए प्रॉफिट है, या गेन जिसको आप बोलते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव वेरिएबल है। पॉजिटिव होने से मेरा मतलब, कहने से मेरा मतलब है कि इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेफर करेगा। तो हम, हमारे लिए आसान होगा ये एलोकेट करना कि कौन किस स्ट्रेटेजी को प्रेफर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं गेम 1 में स्ट्रेटेजी की क्या पोजीशन है, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग क्या है, और वेदर द गेम इज सिमेट्रिक और नॉट। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखते हैं ए पार्ट में। तो पहली स्ट्रेटेजी जो प्लेयर 1, मान लीजिए यहाँ फॉर्म 1 है, या प्लेयर्स उसने लिखे नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लेयर 1 और प्लेयर 2 मान लेते हैं। तो प्लेयर 1 की पहली प्रेफर्ड स्ट्रेटजी होगी ये यानी कि y और x, कि जब प्लेयर 1 y चलेगा, प्लेयर 1 x चलेगा, तो प्लेयर 1 इज गोइंग टू गेट 5, क्योंकि 5 से ज्यादा कोई और नंबर नहीं है इसके पे ऑफ्स में, तो 5 को वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड करेगा, क्योंकि हमने सेटिस्फेक्शन को लिया है, या गेन या प्रॉफिट को लिया है। द सेकेंड इज द 3। इफ यू कैन सी x, x is the strategy which will give him the 3 as a satisfaction, right? Then let us see कि उसके बाद क्या कहता है 1, तो u1 का हो गया x, y, तो ये हो गया फर्स्ट, सॉरी ये 1 सेटिस्फेक्शन दे रहा है 1 यूनिट के बराबर, ये थर्ड प्रेफरेंस होगी, और फोर्थ प्रेफरेंस होगी y, y इज द फोर्थ प्रेफरेंस, ये 0।
ओके, अब प्लेयर 2 की हम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को मार्क कर लेते हैं। लेट्स यूज सम कलर कोडिंग। प्लेयर 2 की हो गई, U2 की फर्स्ट, ये इसको प्रेफर करेगा, तो ये हो गया एक तरीके से y, x को ही प्रेफर कर रहा है, 5 ग्रेटर देन। फिर यहां पर देखेंगे ये 3 है, तो प्लेयर 2 प्रेफर कर रहा है कि x, x को, विच इज गिवन हिम द 3 unit of satisfaction, or you can say the profit, whatever it is. Next is the 1. This is x. Player 2 is playing x, player 1 is playing y, then the player 2 is going to get 1 as a satisfaction. Then we have the last one is y, y is the least preferred strategy action, right? अब यहां पर अगर आप स्ट्रेटेजी एक्शन की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेक करें और उसको हम कंपेयर करें प्रिजनर्स डिलेमा से, तो यहां मैं लिख रहा हूं प्लेयर 1 या पार्टिसिपेंट 1, यहां लिख रहा हूं प्लेयर 2 द पार्टिसिपेंट 2। अब मैं सेम कलर कोडिंग यूज कर रहा हूं और पहले फर्स्ट प्लेयर की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग यूज कर रहा हूं। तो यहां पर उसने किया, ये फर्स्ट प्रेफर्ड है, 5 जो है, ये सेकंड प्रेफर्ड है, राइट। देन ये थर्ड प्रेफर्ड हो गई यहां पर, राइट, और ये फोर्थ प्रेफर्ड हो गई यहां पर। इसी तरीके से हम सेकंड प्लेयर की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग देखते हैं, तो इसकी भी यहां पर आ गई ये फर्स्ट, ये आ गया यहां पर सेकंड, एंड दिस वन इज द थर्ड, एंड दिस वन इज द व्हाट डू यू कॉल इट, फोर्थ, आई होप। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग प्रिजनर्स डिलेमा से डिफरेंट आ गई। आप देखिए फर्स्ट सेकंड का जो था वो तो सेम है, यहां पर कि फर्स्ट थी प्रिजनर्स डिलेमा में, ये सेकंड ऑर्डर थी, पर जो थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस का है वो ऑर्डरिंग चेंज हो गई है। यहां ये थर्ड नीचे थी, फोर्थ ऊपर वाले सेल में थी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग प्रिजनर्स डिलेमा के केस में, पर यहां आप देखो तो थर्ड ऊपर है, फोर्थ नीचे। मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज हो गई है यहां पर। हाउएवर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग यहां चेंज हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकालेंगे, आंसर क्या लिखा होगा, दिस गेम इज नॉट इक्विवेलेंट टू द prisoners dilemma as the preference ordering are different। ठीक है जी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अब आपसे मान लो ये पूछ ले कि बताओ वेदर, हालांकि इसने पूछा नहीं है यहां पर मैं हाइपोथेटिकली हम बना लेते हैं क्वेश्चन, कि मान लीजिए पूछ ले कि वेदर दिस गेम इज सिमेट्रिक और नॉट, तो हमारा आंसर होगा यस दिस गेम इज सिमेट्रिक। अब आप देखिए यहां पर अगर आप इन प्लेयर्स की पोजीशन को चेंज कर दें, यहां से P2 को यहां लिखें और P1 को इधर लिख दें, तो उससे इनकी ये प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बदलेगी नहीं। क्यों नहीं चेंज होगी? रीजन सेम है कि दोनों के पास सेम सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स हैं या स्ट्रेटेजी प्रोफाइल है, सेम एक्शन सेट है, सेम स्ट्रेटेजी सेट या एक्शन सेट हम कह सकते हैं XY, और दोनों के पे ऑफ का क्वांटम भी सेम है। लुक एट दिस, पे ऑफ का क्वांटम सेम है कि इसको 3, इसको भी 3, इसको 5, इसको भी 5, फर्स्ट पे इसको 0 0, इसको 1 और इसको भी 1 जो थर्ड पोजीशन पे है। तो आप देखो जो वो भी कम है, वो भी सेम ही है इनका। तो इसलिए क्या लिखेंगे, द गेम इज नॉट इक्वलेंट टू द प्रिजनर्स डिलेमा एज फार एज द प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इज कंसर्न। जहां तक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग की बात है तो ये प्रिजनर्स डिलेमा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाउएवर क्या लिखेंगे, हाउएवर द गेम इज सिमेट्रिक, कि गेम सिमेट्रिक है। तो अब ये देखिए ध्यान से
कि प्रिजनर्स डिलेमा की उसने प्रेफरेंसेस के रेफरेंस में पूछा है, इसलिए हमने बोला है कि प्रेफरेंसेस की बात, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग की बात जहां तक करे तो ए जो गेम है वो प्रिजनर्स डिलेमा के इक्वलेंट नहीं है। हाँ, पर ये सिमेट्रिक है नेचर में। ठीक है जी, जो हमने अभी यहां पर देखा। ठीक है, लेट अस डू द सेकंड पार्ट। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ मुश्किल चीज नहीं हमने की है, कोई नई बात नहीं की है। सेम वही पॉइंट्स हमने रिपीट किए हैं जो अब तक हम एग्जाम्पल में करते आए हैं। आपकी रीडिंग्स में यही एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं इन्हीं को आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ताकि रेफरेंस आपको समझ आए, रीडिंग्स जब आप पढ़ें आपको समझ आए कि वो क्या लिखा है उसमें, या ऑथर क्या कहना चाह रहा है। बी गेम को देखते हैं, लेट अस ट्राई एंड सी दैट। सेम हम यूज करते हैं यहां पर, हम F1 F2 यूज कर लेता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन और डिस्टिंक्शन की हम कंफ्यूज ना हो किसको रेफर कर रहे हैं। यहां हमने F1 लिखा, यहां मैंने F2 लिखा है, राइट। तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को हम चेक कर लेते हैं बी पार्ट की। तो फॉर्म 1 की फर्स्ट प्रेफरेंस किसको होगी, हमने यहां पर भी पे ऑफ दोनों में ही सेटिस्फेक्शन या गेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको वो फर्स्ट हाईएस्ट पे ऑफ जो क्वांटम होगा उसको वो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, राइट। तो फॉर्म 1 फर्स्ट प्रेफरेंस देगी 3 को, यानी कि yx को, y, x इज 3 विच इज द हाईएस्ट फर्स्ट प्रेफर्ड। सेकंड होगी ये xx, तो u1 x, x is giving him the 2 utils or 2 rupees profit you can say. Then his third preference would be this 1, क्योंकि यहाँ 0 है। तो थर्ड प्रेफरेंस इसकी हो जाएगी u1 is y, y which is equals to 1। और फोर्थ प्रेफरेंस इसकी हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, x, y which is giving him the 0 satisfaction और 0 profit you can write। ठीक है जी। So similarly let us write the preference ordering of strategy profiles for player 2 और participant 2। F2 के लिए लिख देते हैं। तो F2 के लिए भी लिखेंगे तो फर्स्ट वो प्रेफर्ड करेगी किसको, y। लेट मी यूज सम अदर कलर, दूसरा कलर यूज करता हूं जिससे कि थोड़ा डिस्टिंक्शन रहे, कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी बार बार कलर चेंज ना करना पड़े। तो ये यहाँ पर 5 है, सबसे बड़ा नंबर इसकी पे ऑफ्स में। तो स्ट्रेटेजी क्या है, y और x। दैट मीन्स प्लेयर 2 इज प्लेइंग y अगेंस्ट व्हेन द प्लेयर 1 प्लेस x एंड दिस विल गिव हिम द 5 एज अ प्रॉफिट। इसी तरह u2 को अगर हम देखें तो इसकी सेकंड प्रेफरेंस होगी ये 1, सॉरी x 1, तो इसका पे ऑफ है कि फॉर्म 2 अगर x स्ट्रेटजी प्ले करे अगेंस्ट द x स्ट्रेटजी ऑफ फॉर्म 1 तो उसको पे ऑफ मिलेगा 1। और इसी तरीके से अगर आप यहां देखें तो -2 और -1 में ही विल प्रेफर -1, आई होप। तो ये हो गया एक तरीके से y, y is giving him -1। then similarly what do you call it, x, y is giving him -2। ठीक है जी। अब ये इस प्लेयर की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं प्रेफरेंस ऑर्डरिंग लिखकर कि क्या जो स्ट्रेटजी की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है वो सेम मैच करती है प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ऑफ द प्रिजनर्स डिलेमा। तो प्रिजनर्स डिलेमा की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग आपको मालूम है क्या थी, मैं इसकी लिख लेता हूं, ऊपर से हम रेफर कर लेंगे प्रिजनर्स डिलेमा की। यहां से भी रेफर कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट गेम की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम है एज ऑफ द प्रिजनर्स डिलेमा, राइट। तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। तो पहले हम फॉर्म 1 की प्रेफरेंसेस लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट प्रेफर था उसका ये y, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी यहां पर उसकी सेकंड प्रेफरेंस मार्क थी। देन सॉरी, ये फर्स्ट गेम की तो ये प्रिजनर्स डिलेमा को फॉलो नहीं कर रही ना, हम ऊपर से रेफर कर लेंगे उसको, ठीक है।
सेकंड और इसमें थर्ड है और यहाँ ये फोर्थ है। इसी तरीके से प्लेयर 2 की ऑर्डरिंग को अगर मैं मेंशन करूं तो प्लेयर 2 की ऑर्डरिंग में फर्स्ट इस कॉलम में है, इस सेल में है फर्स्ट, सेकंड इस सेल में है, थर्ड इस सेल में है और फोर्थ इस सेल में। अगर आप मैच करोगे तो सेम यही प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है प्रिजनर्स डिलेमा की। यहां से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप देखिए यहां पर भी सेम वही आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यानी कि जो सेकंड गेम है, जो पार्ट बी में फिगर बी में या इस गेम बी में जो रिप्रेजेंट किया है कि प्रेफरेंस ऑर्डरिंग जहां तक कंसर्न है, द गेम इज इक्विवेलेंट टू द प्रिजनर्स डिलेमा। लेट अस राइट द रिजल्ट, let us write the result. Yes, this game is equivalent to the prisoner's dilemma as far as preference ordering is concerned। ठीक है कि जहां तक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग की बात है तो प्रिजनर्स डिलेमा के इक्विवेलेंट है। लेट अस सी वेदर द गेम इज सिमेट्रिक इन नेचर और नॉट। नाउ लुक एट दिस, अगर आप प्लेयर 2 को यहां लिखें और प्लेयर 1 को यहां लिखें तो आपको क्या पे ऑफ चेंज करने पड़ेंगे? आंसर इज यस, कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों के पास सेम स्ट्रेटेजी सेट है या एक्शन सेट सेम है एक्स वाई, पर इनके पे ऑफ्स का क्वांटम सेम नहीं है। अब मान लीजिए आप इसी गेम को ऐसे लिख दें, मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, बिना पे ऑफ्स को चेंज किए, यहां F2 लिख दिया, F1 लिख दिया, पे ऑफ आपने लिख दिया 2105 3, -2 1, -1। तो क्या अब मुझे बताइए आप, क्या ये 2301 फॉर्म 2 के पे ऑफ्स को रेफर कर रहे हैं क्या? इसको नहीं, इसको सही उसमें लिखने के लिए मुझे इन पे ऑफ्स को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। और जबकि सिमेट्रिक में क्या होता है, आप सिर्फ पोजीशन को चेंज करें, पे ऑफ्स आपको चेंज ना करने पड़े, राइट, तो फिर वो गेम सिमेट्रिक कहलाता है। तो इसलिए यहां पर ये गेम सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्म 2 के पे ऑफ्स के जो क्वांटम है वो अलग है और फॉर्म 1 के जो पे ऑफ्स के क्वांटम है वो अलग है। तो अगर आप उनके प्लेसेस को चेंज करेंगे तो आपको पे ऑफ्स को भी ऑल्टर करना पड़ेगा। अगर आप पे ऑफ्स को ऑल्टर नहीं करेंगे तो ये गेम प्लेस चेंज करने पर सेम यही गेम रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम बन जाएगी, जिसमें प्लेयर 1 के पे ऑफ्स प्लेयर 2 वाले हो जाएंगे और प्लेयर 2 के पे ऑफ्स प्लेयर 1 वाले हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये गेम सिमेट्रिक नहीं है। क्या लिखेंगे? हाउएवर, हालांकि उसने पूछा नहीं है, बट लेट अस राइट, हाउएवर द गेम इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, कि गेम सिमेट्रिक नहीं है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, इसमें ऐसा कुछ नया पॉइंट भी हमने कोई डिस्कस नहीं किया, जस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैरायटी आप इसको एज ए ट्रीट कर सकते हैं और उसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, कि क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं अब तक जितना पढ़ा है उतनी नॉलेज बेस के हिसाब से। ठीक है जी, let us see the another game, fourth example. Let's discuss the fourth example. Fourth example में हमें क्या कह रहा है? Let me make some space for this so that we can write the solution. Well, क्या कह रहा है fourth example में? Fourth example में हमें कह रहा है कि भाई पढ़ लेते हैं गेम में, आर्म्स रेस। आर्म्स रेस का मतलब क्या है? यहाँ पर ये एक गेम है जिसमें कि 2 कंट्रीज को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है,
दो कंट्रीज हैं आपस में, उनमें होड़ लगी हुई है कि कौन कितने हथियार बनाता है, आर्म्स का डेवलपमेंट करता है, क्योंकि उनमें कोल्ड वॉर चल रहा होगा। जैसे बेसिकली आपकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो यूएस का एग्जांपल है, ये यूएस और रशिया के बीच में सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उस दौरान जो आर्म्स रेस चल रही थी, तो उस सिचुएशन को ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम गेम पढ़ते हैं, हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है जी, कहते हैं देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी। ओके, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम अब हमें मालूम है, ए और बी। एज्यूम that each country can build an arsenal of nuclear bombs or can refrain from doing so। यानी कि मानकर चलिए कि कंट्रीज या तो हथियार बना सकते हैं, न्यूक्लियर हथियार को प्रोड्यूस कर सकती हैं, या उससे बच सकती हैं कि प्रोड्यूस ना करें, न्यूक्लियर फ्री कंट्री रहे। राइट, एज्यूम ऑल्सो दैट ईच कंट्रीज फेवरेट आउटकम इज दैट, तो हर कंट्री का फेवरेट अब ये फेवरेट आउटकम से क्या है, ये हमें प्रेफरेंस ऑर्डरिंग में हेल्प करेगा कि भाई वो कौन सी स्ट्रेटजी को, कौन सी सिचुएशन को कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही है। तो दोनों कंट्री के बारे में क्या था, उनका फेवरेट आउटकम इज दैट इट हैज बॉम्ब्स एंड द अदर कंट्री डज नॉट। कि भाई मेरे पास तो बॉम्ब हो, जैसे कंट्री ये सोचेगी मेरे पास तो बॉम्ब हो, बी के पास बॉम्ब ना हो, तो कंट्री इस सिचुएशन को सबसे ज्यादा प्रेफर करेगी। कंट्री बी भी ऐसे ही सोच रही है कि मेरे पास बॉम्ब हो और कंट्री ए के पास बॉम्ब ना हो, तो यानी कि मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी हो गई। द नेक्स्ट बेस्ट आउटकम इज दैट नाइदर कंट्री हैज एनी बॉम्ब्स। सेकंड प्रेफरेंस वो किसको देंगी कि दोनों में से किसी भी कंट्री के पास बॉम्ब ना हो। ठीक है जी, आगे कहता है द नेक्स्ट बेस्ट आउटकम इज दैट बोथ कंट्रीज हैव बॉम्ब्स। थर्ड बेस्ट आउटकम है कि दोनों कंट्रीज के पास बॉम्ब हो। राइट, व्हाट मैटर्स इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड बॉम्ब्स आर कॉस्टली टू बिल्ड। चलिए एनीवेज, कहता है भाई मैटर यहां पर ये करता है कि जो दोनों कंट्री के पास बॉम्ब है तो उनमें से किसका बॉम्ब ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, कॉस्टली किसका ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जिसको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी हो सकता है वो कम प्रोड्यूस करे या ना प्रोड्यूस करे, और जिसको कॉस्ट कम पड़ेगी हो सकता है ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो बॉम्ब की स्ट्रेंथ और उसकी कॉस्ट मैटर करती है। ठीक है, बाकी हमें यहां पर मानकर चलना है कि दोनों कंट्रीज के पास बॉम्ब है, ये उसकी नेक्स्ट बेस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी थी। और द वर्स्ट आउटकम यानी कि सबसे कम प्रेफर्ड सिचुएशन कौन सी है, ओनली द अदर कंट्री हैज बॉम्ब, यानी कि ए के पास बॉम्ब नहीं है, बी के पास बॉम्ब है, वो उसके लिए सबसे कम प्रेफर्ड सिचुएशन है। अब देखो यहां इसने हमें आउटकम नहीं दिया है। राइट, आउटकम का क्वांटम नहीं दिया इसने हमें, आउटकम की प्रेफरेंसेस दे दी है इसने, पर आउटकम का क्वांटम नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उसके क्वांटम को हम वह मार्क कर देंगे गेम में। कैसे, क्या कहता है, फर्स्ट कहता है रिप्रेजेंट द अबव गेम इन द नॉर्मल फॉर्म। यहां इसने नॉर्मल फॉर्म का वर्ड का यूज किया है जिसको हम स्ट्रेटेजिक फॉर्म कहते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट गेम, फर्स्ट पार्ट का इस गेम की। तो कंट्री बी को मैं कॉलम वाइज लिखूंगा, कंट्री ए को मैं रो वाइज लिखूंगा। और स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी कंट्री ए के पास है डोंट बिल्ड बॉम्ब्स। राइट, कंट्री ए के पास क्या है, डोंट बिल्ड बॉम्ब्स, कि भाई बॉम्ब्स को बिल्ड मत कीजिए। इसको थोड़ा ठीक जगह से लिख लेते हैं, पहले इसको लिख देता हूं। दूसरी है बिल्ड बॉम्ब्स, कि बॉम्ब्स बनाइए। कंट्री बी के पास क्या है, सेम स्ट्रेटेजी सेट है यही, डोंट बिल्ड बॉम्ब्स। द नेक्स्ट वन इज द बिल्ड बॉम्ब्स। ऑब्वियस बात है, जब वो बॉम्ब बिल्ड करेंगी तो उनके पास बॉम्ब होगा, और जब वो बॉम्ब बिल्ड ना करेंगी तो इसके पास मतलब उन्होंने बनाया ही नहीं, तो उनके पास प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो उनके पास बॉम्ब कहां से आएगा भाई। ठीक है, तो
ये ए प्लेयर है, ये बी प्लेयर है। अब इनका क्वांटम हम कैसे डिसाइड करेंगे? अभी हमें मालूम है कि पहले मैं प्लेयर ए के लिए मार्क करूंगा, फिर ऐसे ही हम प्लेयर बी के लिए मार्क कर देंगे कि भाई कोई भी कंट्री हुआ उसके सबसे फेवरेट आउटकम है कि इट हैज बॉम्ब एंड द अदर कंट्रीज डज नॉट हैव। तो अगर हम प्लेयर ए के लिए देखें तो बॉम्ब उसके पास किस केस में होगा? जब ये तो बॉम्ब को बिल्ड करे और ये बिल्ड ना करे। तो यानी कि यहां जो मैं पे ऑफ लिखूंगा फर्म ए का, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी है। एज्यूम दैट ईच कंट्रीज फेवरेट आउटकम इज, क्योंकि ये फर्स्ट मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी है। तो मैंने मान लीजिए 4 नंबर लिख दिया जस्ट हाइपोथेटिकली। कोई यहाँ 5 भी लिख दे स्टूडेंट, कोई यहाँ 6 भी लिख दे, तो वो उस रेफरेंस में आगे बढ़ सकता है। 10 लिख दे, 100 लिख दीजिए, 200 लिख दीजिए, दैट डजंट मैटर, बट यू हैव टू पुट सम नंबर ओवर हियर। ठीक है, अब जो आगे की ऑर्डरिंग है इस रेफरेंस के हिसाब से ही हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है? द नेक्स्ट बेस्ट आउटकम इज दैट नाइदर कंट्री हैज एनी बॉम्ब्स। अब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? जब दोनों में से किसी के पास भी बॉम्ब ना हो। तो यानी कि फर्म ए के पास, अगर फर्म ए डोंट बिल्ड बॉम्ब्स स्ट्रेटेजी चलता है, फर्म बी भी बिल्ड नहीं करता है, तो वो नेक्स्ट बेस्ट प्रेफर्ड होगी। तो मान लीजिए मैंने इसको यहां लिख दिया 3 क्या लिख दिया कि 4 से कम है। आप 2 लिख दीजिए, 3.9 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें प्रेफरेंस ऑर्डर का ध्यान रखना है, सिर्फ क्वांटम का नहीं ध्यान रखना है यहां पर, राइट। तो 4, 3, ठीक है जी। इसी तरीके से हम आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। द अदर कंट्री डज नॉट, एंड द नेक्स्ट आउटकम इज दैट नाइदर कंट्री हैज एनी बॉम्ब्स। ये हमने यहां लिख दिया है। ठीक है जी। द नेक्स्ट बेस्ट आउटकम इज दैट बोथ कंट्रीज हैव बॉम्ब्स। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दोनों कंट्रीज के पास बॉम्ब हो। तो इसको यहां मैंने 2 लिख दिया। भाई ये 3 था, इससे कम 2 है। आप 2.9 लिख दो, 2.5 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है, तो मैंने सिंपली 2 लिख दिया। ठीक है जी। कोई और स्टूडेंट कुछ और भी लिख सकता है नंबर, पर वो ऑर्डरिंग सेम आनी चाहिए। यानी कि दिस शुड बी लेस देन दिस, दिस शुड बी लेस देन दिस शुड बी द हाईएस्ट। जो मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी है उसको हाईएस्ट पे ऑफ हम एलोकेट कर देंगे। ठीक है, दैट इज द कंसर्न, और अकॉर्डिंगली हम पे ऑफ्स को एलोकेट करते चले जाएंगे। द लास्ट वन इज वर्स्ट आउटकम इज दैट ओनली द अदर कंट्री हैज द बॉम्ब्स। अगर फर्म ए बिल्ड ना करे तो फर्म ए के लिए वर्स्ट कौन सी रहेगी? फर्म ए बिल्ड ना करे पर फर्म बी बिल्ड कर ले। तो इस सिचुएशन में ए के पास बॉम्ब नहीं होगा, बी के पास होगा। तो इसको मैंने लीस्ट प्रेफर्ड कर दिया, तो इसको मैं यहाँ 0 लिख दूं। हालांकि 1 भी लिख सकते हैं, पर मैंने 0 लिख दिया। जब उसके पास बॉम्ब है ही नहीं, तो उसको तो मतलब कि वो तो नील बटा सन्नाटा है, मतलब उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना, तो इसलिए 0 लिख दिया। 1 लिखेंगे तो उससे होगा हाँ कुछ तो पॉजिटिव मिल रहा है। 0 मीन्स ही हैज नथिंग। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 0 मार्क किया है। अदरवाइज 1 करेंगे तो वो भी टेक्निकली या लॉजिकली ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत नहीं होगा। ठीक है, बट हम फिर भी 0 मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है जी। अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके हम इस तरह का कर सकते हैं। चलिए अब हम कंट्री बी के लिए करते हैं। कंट्री बी के लिए लेट्स यूज द ग्रीन कलर। कंट्री बी के लिए क्या है? कंट्री बी के लिए इसका अपोजिट चलेगी कि सबसे ज्यादा होगा कि जब बी के पास बॉम्ब हो और ए के पास बॉम्ब ना हो, तो यहां 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। ये दोनों के लिए हमने 3 लिख दिया सेम। यहां फिर मैंने लिख दिया, यहां लिख दिया इसको 2, ये नेक्स्ट प्रेफर्ड होगी, यहां लिख दिया 0। आप देखेंगे तो सेम ऑर्डरिंग आएगी। अच्छा, अब यहां एक ये मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि यहां हमें आउटकम्स नहीं दे रखे हैं। ठीक है, और दोनों प्लेयर्स के पास सेम सेट ऑफ स्ट्रेटेजी है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों के पे ऑफ्स का क्वांटम भी सेम होगा। हालांकि अगर अब पे ऑफ का क्वांटम आप डिफर कर दें और प्रेफरेंस ऑर्डरिंग मेंटेन कर दें, तो गेम की सिमेट्रिक फीचर पर फर्क पड़ेगा, ऑर्डरिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये हम पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं। पर मैंने यहां मेंटेन की है सिमेट्री। उसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि यहां हमें किसी भी तरह की डिस्टिंक्शन का वो गुंजाइश दे नहीं रहा है। जब दोनों फर्म्स के पास
सेम तरह की स्ट्रेटजी हैं अवेलेबल और सेम तरह की प्रेफरेंस है दोनों फर्म्स की, तो इसलिए मैंने उसको सेम दे दिया। हाँ, अगर यहां हमें कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ और कॉस्ट की बात कुछ मेंशन करता एक्स्ट्रा कि बी को ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ या कॉस्ट पड़ रही है, ए को कम स्ट्रेंथ या कॉस्ट पड़ रही है, तो उसके हिसाब से फिर हम इन क्वांटम्स को बदल सकते थे। ठीक है, यानी कि उस तरह का भी वर्जन बन सकता है गेम का कि हम कह दें कि ए जो कंट्री बिल्ड करेगी उन बॉम्ब्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी। मतलब उसमें आप एन नंबर ऑफ सिचुएशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि मान लीजिए इसमें एक दो लाइन और जोड़ देता वो कि ए कंट्री के जो बॉम्ब बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कॉस्ट कम, और बी कंट्री के जो बॉम्ब बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ कम होगी और कॉस्ट ज्यादा होगी, या फिर दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी कॉस्ट डिफर करेगी, या दोनों की कॉस्ट सेम होगी स्ट्रेंथ डिफर करेगी। तो मतलब ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन के मल्टीपल टाइप्स ऑफ गेम्स आप यहां से बना सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमें उस तरह का कुछ यहां पर मेंशन नहीं है कि किसकी कितनी स्ट्रेंथ या वो है, सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट दिया है यहां पर। वो इसीलिए दिया कि एग्जाम में वो इस तरह से करके इस गेम को ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे हम बना लेंगे इसका एग्जाम्पल, और फिर आगे कुछ वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तो फिर उनमें मैं इसके कुछ वर्जन्स स्ट्रेंथ और कॉस्ट को लेकर आपके लिए मैं रिप्रोड्यूस कर दूंगा और उनको देखेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे उनका कि गेम किस तरह का आउटकम निकल के आता है। बट फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको सिमेट्रिक और प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हमने मेंटेन किया है। तो सिंपल फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अगला काम हमें क्या कह रहा है कि भाई सिंपल है क्या कि आप इनकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेक करो, तो फटाफट चेक कर देते हैं भाई। सिंपल है, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग पहले सेम कलर कोडिंग यूज कर लेता हूं। कंट्री 1 के लिए कंट्री ए की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है बिल्ड बॉम्ब और डोंट बिल्ड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि लिखने में आसानी रहे। देन द नेक्स्ट वन इज डोंट बिल्ड will give him 3. Next preferred is by country A is build bomb and build bomb. This will give him 2. Then A is don't build and this is build bombs. This will give him the 0. अब इसी तरीके से आप अगर ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं कंट्री बी के लिए, कंट्री बी के लिए ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ। बी की भी सेम यही आएगी, बिल्ड बॉम्ब डोंट बिल्ड विल गिव हिम द 4, ये बिल्ड बॉम्ब और ये डोंट बिल्ड। ठीक है, गिव हिम द 4। देन दिस वन इज बिल्ड डोंट बिल्ड डोंट बिल्ड डोंट बिल्ड डोंट बिल्ड 3। अब देखिए, क्योंकि हमने क्वांटम ऑफ पे ऑफ सेम रखा है और स्ट्रेटजी सेट भी दोनों फर्म्स के दोनों पार्टिसिपेंट्स के पास, यहाँ कंट्रीज हैं पार्टिसिपेंट्स के पास सेम है, इसलिए गेम सिमेट्रिक है नेचर में ये। ठीक है, और इसकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग भी जहां तक मुझे समझ आ रही है, दिस इज इक्वलेंट टू द प्रिजनर्स डिलेमा। आइदर यू कैन राइट इट लाइक दिस, आप इसको लिख के देख लीजिए। यहाँ कंट्री ए है, ये बी है, ये ए है, और प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को अगर मैं मार्क करूं तो पहले मार्क करता हूं कंट्री ए की, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। देन कंट्री बी की अगर मैं मार्क करूं तो दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। यू कैन सी सेम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है जो प्रिजनर्स डिलेमा की थी। आई होप अब तक आपको ये रट गई होंगी। ठीक है, ये मैं बार बार लिख इसी दे रहा हूं ताकि आपको ये रट जाए और एग्जाम के टाइम पे आपको टाइम ना लगे, इसके लिए अलग से आपको ना सोचना पड़े और आपका माइंड इतना फ्रीक्वेंट हो जाए इस चीज के लिए कि भाई आपको ज्यादा सोचे बिना उसको देखते ही समझ आए कि हाँ ये प्रिजनर्स डिलेमा के प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा सेकंड के लिए कि yes
the above game is equivalent in terms equivalent to prisoner's dilemma, equivalent to prisoner's dilemma as far as preference ordering is concerned, right? अब थर्ड पार्ट में वो हमें एक्सक्लूसिवली पूछ रहा है कि इज द अबव गेम सिमेट्रिक इन नेचर। यस, आप चेंज करके देख लीजिए, ए को बी की जगह लिख दो, बी को ए की जगह, इनके इंटरचेंज प्लेस कर दो, तो आपको पे ऑफ्स को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैं फिर से स्पेसिफाई कर देता हूं, आप वैसे ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों प्लेयर्स के पास स्ट्रेटेजी सेट भी सेम है, यानी कि एक्शन सेट भी सेम है, और इनके पे ऑफ जो है रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजीज के साथ, एक्शन प्रोफाइल के साथ, पे ऑफ्स का क्वांटम भी एकदम सेम है, इनका सेम आ रहा है। उसको अगर डोंट विन में 3-3 मिल रहा है तो उसको भी 3 मिल रहा है, उसको बिल्ड और उसमें 4 और 0 है तो 0-4 है, कॉरस्पॉन्डिंग 2-2 सेम है, राइट। तो आई होप ये आर्म्स रेस का जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। आपकी रीडिंग्स में गिवन है एग्जाम्पल, ये मैंने क्वेश्चन इसमें अपनी तरफ से बना दिए कि मान लीजिए हमें ये चेक करना हो तो किस तरह से, ताकि स्टूडेंट को समझ आए कि एग्जाम्पल क्यों दिया है, राइट, और किस तरह से क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द फिफ्थ एग्जाम्पल इज कॉमन प्रॉपर्टी। एक्चुअली क्या है, ये एक सिचुएशन है जिसको आप ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं। इसको आगे भी हम एक्सप्लोर करेंगे एग्जाम्पल, इसका मैथमेटिकल और एग्जाम्पल्स वर्जन्स भी हैं इसके। तो यहाँ पर जो वर्जन दिया हम उसी को यूज करेंगे फिलहाल, पर द गेम इज द सेम, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की या कॉमन प्रॉपर्टी की ये गेम क्या है कि मान लीजिए कोई गांव है या कोई भी एक ऐसा कम्युनिटी है या सोसाइटी है जहां पर कोई कॉमन रिसोर्स है। अब यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल ले लिया विलेज का, तो कॉमन रिसोर्स हो गया जो विलेज के बाहर कुछ जमीन ऐसी पड़ी है जो किसी की भी नहीं है, या आप कह लीजिए पूरे गांव की है। तो पूरे गांव की है तो किसी एक इंडिविजुअल के तो है नहीं वो जमीन, तो इसलिए वो क्या होगी, वो कॉमन लैंड हो गई, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट इज ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, इट इज नॉट ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, हेंस द commodity belongs to the society, hence anyone can use that thing, that is what the common property here means, ठीक है। तो गेम को हम पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड व्हाट इट इज आस्किंग अस टू डू, ठीक है। लेट अस सी, टू फार्मर्स आर डिसाइडिंग हाउ मच टू अलाउ देयर शीप टू ग्रेज ऑन द विलेज कॉमन। विलेज कॉमन मीन्स जो कॉमन लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, वहां पर घास फूस उगी हुई है, वहां पर वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। तो उनको ये डिसाइड करना है कि वो अपनी भेड़ों को कितना क्या कहते हैं कि व्हाट डू यू कॉल इट, चारे का कितना ग्रेजिंग वो कराएंगे, ठीक है। ईच फार्मर प्रेफर्स, अब देखो यहां उसकी प्रेफरेंस दी है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी या इस एग्जाम्पल में भी आपकी रीडिंग में क्वांटम ऑफ पे ऑफ्स नहीं गिवन है, हमें सिर्फ स्ट्रेटजी के प्रेफरेंसेस दे रखी है कि वो कौन से एक्शन को एक्शन प्रोफाइल से या स्ट्रेटजी प्रोफाइल से को वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या कम प्रेफर कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में लिया था, अपनी तरफ से प्रेफरेंस के हिसाब से एलोकेट कर देंगे, तो यहां पर भी हम उसी तरह से एलोकेट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ठीक है जी। ईच फार्मर प्रेफर्स दैट हर शीप ग्रेज अ लॉट rather than a little regardless of the other farmers action। कि भाई सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजिक मूव या एक्शन एक फार्मर का क्या है कि उसकी भेड़ तो ज्यादा चारा खा ले, वहां पर ग्रेजिंग ज्यादा कर ले, और सामने वाले की चाहे ज्यादा करे कम करे उससे कोई लेना नहीं, पर उसकी भेड़ ज्यादा करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब
lot strategy is being preferred relative to little. This is what it means. यहां दो एक्शंस सेट हो गए उनके पास, लॉट और लिटिल ग्रेजिंग, लॉट ग्रेजिंग और लिटिल ग्रेजिंग। तो हम शॉर्ट में लॉट और लिटिल लिख लेंगे रेफरेंस के लिए, क्योंकि हमें तो गेम समझना है। ठीक है जी, आगे। बट प्रेफर्स दैट बोथ सेट ऑफ शीप ग्रेज अ लिटिल रादर देन अ लॉट। अब क्या कह रहा है? कह रहा है वो लेस प्रेफर करता है, पर इससे ज्यादा प्रेफर वो क्या करते हैं कि दोनों की भेड़ें कम कम खाएं, तुलना में दोनों की भेड़ें ज्यादातर ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करें, ग्रेजिंग ज्यादा करें इसकी तुलना में, इस स्ट्रेटेजी की तुलना में। इन विच केस द कॉमन इज रूइंड फॉर द फ्यूचर यूज। कहता कि अगर दोनों की जो शीप्स हैं अगर वो ज्यादा ग्रेजिंग करेंगी, लॉट करेंगी, तो वो जो लैंड है वो तो रूइंड आउट हो जाएगी, वो तो जल्दी खत्म हो जाएगी वहां से। अब मान लो प्रकृति की, नेचर की, एनवायरनमेंट की अपनी खुद की रिप्रोडक्शन एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम में वो रीजनरेट करेगा लैंड से ग्रास को, राइट। अब मान लीजिए आपने आज आपकी ने दोनों विलेजर्स ने अपनी भेड़ छोड़ी और वहां पर आज सारी, जहां पर जितनी भी लैंड अवेलेबल थी उस पर जितनी घास फूस थी वो सारी वो दोनों भेड़ें खा गई मिलकर। तो अब घास फूस उगने में लगेंगे मान लीजिए 1 हफ्ता या 10 दिन, तो 10 दिन तक उन भेड़ों को फिर खाने को कुछ और नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए वो लिख रहा है कि इन विच केस द कॉमन इज रूइंड फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए वो यूज करने लायक ना रहेगी। ठीक है जी। कहता है अंडर दीज एजम्पशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, कर देते हैं आंसर। क्या सवाल है, सवाल पढ़ लेते हैं। आई होप ये प्रेफरेंस की जो सिचुएशन है, प्रेफरेंसेस, स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस जो आपको समझ आई होंगी, इनको अभी हम पेन डाउन करके सॉल्व भी करेंगे। आगे क्या कहता है? कहता है नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है? विच स्ट्रेटेजी ग्रेज लिटल और ग्रेज लॉट ऑफ द फार्मर शुड बी पुट इन प्लेस ऑफ क्विट। आहा, देखो क्या यहां पर क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया है। प्लेस ऑफ क्विट एंड विच शुड बी पुट इन प्लेस ऑफ फिंक सो दैट द गेम बिकम्स इक्वलेंट टू द प्रिजनर्स डिलेमा, ऑल्सो रिप्रेजेंट द गेम इन द स्ट्रेटेजिक फॉर्म। ठीक है भाई। अब फर्स्ट पार्ट में वो हमसे 2 सवाल पूछ रहा है। यहां बेटे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड में आप लोगों का चाहूंगा। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है यहां पर? कहता है कि भाई आप ये बताइए कि यहां 2 स्ट्रेटेजी हैं, ग्रेज लिटल और ग्रेज लॉट, जो हमने लॉट और लिटल लिखा है। ठीक है जी। तो कहता है ये बताइए कि अगर प्रिजनर्स डिलेमा की तरह हमें ये गेम रिप्रेजेंट करना हो तो कौन से वाली स्ट्रेटेजी को, लॉट को या लिटल को, क्विट स्ट्रेटेजी से रिप्लेस किया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रिजनर्स डिलेमा की गेम क्या थी। तो मेरे पास ऑलरेडी ये लिखी हुई है प्रिजनर्स डिलेमा की जो गेम थी, तो मैं उसी को ऊपर से मैं उसी एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूं, क्विट और फिंक वाले को, और उसी को हम यहां पर पे ऑफ सेटिस्फेक्शन है, उसी को हम एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। अब प्रिजनर्स डिलेमा में हमारे पास क्या था, ये चलिए लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं रेफरेंस पॉइंट के लिए क्या, कि जो प्रिजनर्स डिलेमा था उसमें था प्रिजनर 1 यहां था, प्रिजनर 2 यहां था, ये क्विट था, ये फिंक था, ये क्विट था, ये फिंक था, और यहां पे ऑफ था मेरे ख्याल से 2,2, यहां था 3,0 और यहां था 0,3 और यहां था 1,1। यहां जो पे ऑफ था प्रिजनर्स डिलेमा का, दोनों जो पे ऑफ थे वो सेटिस्फेक्शन में थे, राइट। याद होगा आपको, एक जगह पे ऑफ दूसरे लिखे हुए थे 4 समथिंग करके। ठीक है, एक ये देखो यहां पर मैं आपको दोनों वर्जन दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो इस वाले प्रिजन कहां चला गया,
इस वाले देखो ये भी प्रिजनर्स डिलीमा है, यहां प्रिजनर्स डिलीमा के आउटकम 0 1 3 4 है। यहां क्या है, यहां पे ऑफ्स था हमारा ईयर्स ऑफ इनप्रिजनमेंट, तो हमने पे ऑफ्स ये वाले लिखे। अगर पे ऑफ्स हम पे ऑफ सेटिस्फैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये था, तो मैंने वो सेटिस्फैक्शन वाले ले लिए ताकि हमें आसानी रहे वहां पर इक्विवेलेंट उसका डिटरमाइन करने में। हालांकि इससे भी कर सकते हैं पर इससे ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव में है। जो हमें गिवन गेम है वो ग्रेजिंग कर रहा है, तो ग्रेजिंग का भी पॉजिटिव ही पे ऑफ्स है, सेटिस्फैक्शन की फॉर्म में हम उसको भी ले सकते हैं, तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी। यहां कंपेयर करने में थोड़ी सी कुछ स्टूडेंट को हो सकता है मुश्किल हो सकती है, बट फिर भी हम इसको लेकर चलेंगे, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूं। हालांकि इससे भी कर सकते हैं हम, दैट इज नॉट एन इशू, बट उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, इसमें थोड़ी कम प्रेजेंस ऑफ माइंड। कम से मेरा मतलब है कि आप आसानी से उसको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स में पे ऑफ्स को हम लिख रहे हैं। तो मैं यही पे ऑफ्स लिख देता हूं 3210, ठीक है जी, ये है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई सेम इसी तरह की गेम बनाने के लिए अब मुझे बताइए कि इस वाले एग्जाम्पल में यहां पर हम दो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के नाम लिख देते हैं हम फार्मर 2 और फार्मर 1, ठीक है। तो दोनों के पास क्या है स्ट्रेटजी। अच्छा, हमें क्या डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि क्विट की जगह वो क्या पुट करे। अब क्विट की जगह उसे ऐसी स्ट्रेटजी पुट करनी है जिसकी जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हो वो सेकंड आए, राइट। यानी कि क्विट जो स्ट्रेटजी थी प्रिजनर्स डिलेमा के, क्विट और क्विट जब वो दोनों ये क्विट क्विट कर रहे थे तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेकंड नंबर पर आ रही थी। यहां देखो पे ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इसमें भी सेटिस्फैक्शन हम ले लेंगे, या गेन या प्रॉफिट आप लिख सकते हो जो कि पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी। तो क्विट क्विट करने पर सेकंड प्रेफरेंस आए तो वो कौन सी होगी। अब यहां पर मोस्ट प्रेफर्ड कौन सी थी, यहां पर मोस्ट प्रेफर्ड थी फिंक प्रिजनर्स डिलेमा में, उसके बाद प्रेफर्ड थी क्विट, राइट। तो अब हम यहां देखते हैं मोस्ट प्रेफर्ड क्या है और उससे लेस प्रेफर्ड क्या है। तो जो लेस प्रेफर्ड होगी उसको हम क्विट की जगह रिप्लेस करेंगे। अब देखिए यहां पर कहता है ईच फार्मर प्रेफर्स दैट हर शीप ग्रेज अ लॉट रादर देन लिटल। यानी कि लॉट अगर वो ग्रेज करती है किसी की शिप तो उसको वो ज्यादा प्रेफर करता है, तुलना में अगर उनकी शिप लिटल प्रेफर करती है। तो इसका मतलब हम क्विट की जगह लिटल को रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये गेम जो है प्रिजनर्स डिलेमा को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेट अस ट्राई एंड सी दैट कि किस तरह से कर सकता है। चलिए इसको लिख कर देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया लिटल, तो हमारा पहला पार्ट का आंसर क्या था, पूछ रहा था कि भाई शुड बी पुट इन प्लेस ऑफ क्विट एंड विच शुड बी पुट इन प्लेस ऑफ फिंक सो दैट द गेम बिकम्स इक्वलेंट टू द प्रिजनर्स डिलेमा, ताकि गेम प्रिजनर्स डिलेमा के बराबर बन जाए। तो लिटल को क्विट, तो यहां हम लिखेंगे लिटल शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्विट और लॉट शुड बी प्लेस्ड रिप्लेस्ड फॉर फिंक। देन वी विल हैव ये लिटल और यहां मैंने लॉट लिख दिया, यहां मैं लिखूंगा लिटल और यहां मैं लिखूंगा लॉट। अब मुझे प्रेफरेंस ऑर्डरिंग दे रखी है, देखो हमने तो अपनी समझ से ये लिख दिया है। अब हमें इनकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग के, यहां पर भी क्वांटम नहीं दिया तो क्वांटम हमें अपनी समझ से देने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो क्वांटम हम अपनी समझ से दे देते हैं, हालांकि इसके भी ये सेम क्वांटम हम यहां लिख दें पर हम इसमें अलग नंबर लिखेंगे जस्ट टू स्पेसिफाई द डिस्टिंक्शन, राइट, कि डिस्टिंक्शन को हम स्पेसिफिकली बता सके कि ये गेम अलग है इससे। आगे देखते हैं क्या कहता है। ईच फार्मर प्रेफर्स दैट हर शिप ग्रेज अ लॉट रेदर देन लिटल रिगार्डलेस ऑफ द अदर फर्म्स एक्शन, कि लॉट वाली पे उसको ज्यादा
सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज्यादा प्रेफर कर रहा है। तो लॉट वाली स्ट्रेटजी को फर्स्ट फर्म के रेफरेंस में पहले फर्स्ट फार्मर के रेफरेंस में मैं पहले लिख रहा हूं कि वो लॉट को सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहा है तुलना में लिटल की। तो सिंपल है, लॉट करेगा तो इसको मैंने नंबर दे दिया, मान लीजिए 5। हालांकि कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 4, 3, 2, 1, 10, 20, 50, 10,000, 5,000, कुछ भी नंबर दे दीजिए। बट आगे आपको उसी प्रेफरेंसेस के हिसाब से नंबर को अलॉट करना पड़ेगा। इसको बेस मान करो। 5 हो गया। कहता है कि लॉट रेदर देन द अदर फर्म्स एक्शन बट प्रेफर्स दैट बोथ सेट ऑफ शिप ग्रेज अ लिटल, यानी कि दोनों लॉट करें, यानी कि दोनों इसके भी फार्मर की भी जो शीप्स हैं वो ज्यादा ग्रेज करे और फार्मर 2 की भी शीप्स ज्यादा ग्रेज करे, इसकी तुलना में वो इसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है। लिखा ना कि बट प्रेफर्स बोथ सेट्स ऑफ शीप ग्रेज लिटल, कि फार्मर 1 की शिप भी लिटल करे, ये भी लिटल, इसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है वो इसकी तुलना में, यानी कि ये सेकंड और ये थर्ड हो गई प्रेफरेंस। ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया यहां पर जो हम नंबर देंगे वो कुछ इस तरह का नंबर होगा, जैसे मैंने दे दिया यहां पर नंबर 4। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 4 लिख रहा हूं, हालांकि कुछ और भी लिख सकते हो आप। यहां पर 3.5, 4.5, 2.5 कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहां पर थर्ड, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि इससे कम प्रेफर्ड है तो यहां 3 लिख दिया। तो ये उससे कम प्रेफर्ड होगी तो इसको मैं 2 लिख देता हूं। 1 भी लिख सकता हूं, 0 भी लिख सकता हूं। ठीक है। अंडर दीज अजम्पशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट को तो हम आंसर कर ही रहे हैं क्वेश्चन को। इसी तरीके से हम अपने सेकंड प्लेयर की भी पे ऑफ्स को हम लिख सकते हैं यहां पर। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर मैं लिख दूंगा 5, इसको लिख दूंगा 4, इसको लिख देंगे 2, यहां आ जाएगा 3, राइट। तो अब हम इसकी सेम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है जो इसमें हमने मेंटेन किया है, हमने तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ही वो मेंटेन की है जो इसने की है, क्योंकि हमने तो जो स्ट्रेटेजी सेट है उसको रिप्लेस किया है प्रिजनर्स डिलेमा की स्ट्रेटेजी सेट के अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली उसी ऑर्डर में हमने उनके प्रेफरेंस के पे ऑफ्स को मार्क कर दिया है। और सिमेट्रिक हमने नेचर रखा है क्योंकि यहां पर भी सिमेट्रिक नेचर है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि हमें प्रिजनर्स डिलेमा के इक्विवेलेंट ही बनाना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, प्रिजनर्स डिलेमा के इक्विवेलेंट बन गया कि भाई इस लिटिल को क्विट की जगह लिखो, लॉट को थिंक की जगह लिखो, देन बोथ गेम्स विल बी द सेम। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। चेक इफ द स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन एज इन पॉइंट 1 इज नॉट फॉलोड, does still the game is equivalent to prisoner's dilemma as far as preference ordering is concerned। कि भाई कहता है कि मान लीजिए आप स्ट्रेटजी सेट ये फॉलो नहीं करते जैसे कि इसमें बताया है, तो क्या फिर भी ये प्रिजनर्स डिलेमा को रिप्रेजेंट करता? सेकंड पार्ट को देख लेते हैं करके कि हम क्या करते हैं कि हमने लिटल को क्विट के इक्विवेलेंट किया था, लॉट को थिंक के, अब इसका चेंज कर दीजिए। मान लीजिए ये फार्मर 1 है, लेट मी सी वेदर आई हैव, यस देयर आर पेजेस। फार्मर 1, ये फार्मर 2, और यहां पर लॉट था तो मैं लॉट को ऊपर लिख दूंगा और लिटल को नीचे लिख दूंगा इस टाइम, राइट। इसके भी यहां ये लॉट आ जाएगी, ये यहां पर लिटल आ जाएगी। तो अब मैं अगर इनको लिखूं प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को, यानी कि मैंने अब क्विट की जगह लिटल को ना लिखकर लॉट को मैंने एलोकेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया लॉट को, तो क्या गेम सेम रहेगी? अब देखिए, अब वो लिटल को, लॉट को फॉर्म 1 जो है वो लॉट करे और फॉर्म 2 लिटल करे, उसको वो सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहा था, तो ये 5 यहां आ जाएगा। ठीक है जी। फिर वो लिटल करे तो दोनों लिटल कर रही हैं तो वो ज्यादा प्रेफर्ड है, तो ये 4 यहां आ जाएगा।
ठीक है जी। उसके बाद ये थर्ड यहाँ आ जाएगा, लॉट को वो प्रेफर कर रहा है तो 3 और 2 ये आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लिखेंगे यहाँ पर, अब ये ऐसा क्यों आया है, क्योंकि उसने इस गेम में, ध्यान से देखो बेटे, इस गेम में उसने सिर्फ स्ट्रेटजी को बोला है, इफ स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन एज इन पॉइंट 1 इज नॉट फॉलोड, यानी कि हमने जो स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन किया कि लिटल को क्विट की जगह और लॉट को फिंक की जगह लिखा, अगर हम ये कॉम्बिनेशन फॉलो ना करें तो क्या फिर भी गेम प्रिजनर्स डिलेमा के इक्वल होगी? हमारा आंसर है नो, इक्वलेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन प्रेफरेंस ऑर्डरिंग के हिसाब से, क्योंकि उसने प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को तो ऑल्टर नहीं किया, उसने स्ट्रेटजी सेट को ऑल्टर किया है। तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हम लिखेंगे, स्ट्रेटजी सेट हमने बदल दिए, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग वही है। तो पहले अगर वो लॉट और लिटल को ज्यादा प्रेफर कर रहा था फॉर्म 1, तो अभी भी लॉट लिटल को ही ज्यादा प्रेफर कर रहा है, पर ऑर्डरिंग बदल गई इनकी। देखो यहां तो सेम ऑर्डरिंग है कि ये अभी हम लिखेंगे इसमें प्रिजनर्स डिलेमा में क्या थी ऑर्डरिंग हमारी, देखो इफ यू रिमेंबर, यहीं से देख के लिख लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये थी ऑर्डरिंग। ये यहां पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये थी ऑर्डरिंग हमारी प्रिजनर्स डिलेमा में। अब यहां ऑर्डरिंग बदल जाएगी बच्चे, देखिए क्यों? क्योंकि हमें पे ऑफ्स तो उसी के हिसाब से लिखने पड़ेंगे ना जो यहाँ प्रेफरेंस ऑर्डरिंग दे रखी है, स्ट्रेटजीज को एलोकेट करने पड़ेंगे। तो इनको एलोकेट करेंगे तो यहां पर अब इसको 5 आ जाएगा सेकंड के, इसमें इसको 4 आ जाएगा, ये यहां पर 3 आ जाएगा, ये यहां पर 2 आ जाएगा। अब इस गेम की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग अगर आप लिखेंगे तो फार्मर 1, फार्मर 2, तो पहले फार्मर 1 की हम लिखते हैं, तो ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई। अब देखो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ये मैच कर रही है क्या? नहीं कर रही है। यहां पर उसकी देख लीजिए, ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? चेक इफ द स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन एज इन पॉइंट 1 इज नॉट फॉलोड, डज still the game is equivalent to the prisoner's dilemma as far as preference ordering is concerned? Our answer is no, it is not equivalent. हमारा आंसर क्या है? No, it is not equivalent to prisoner's dilemma as far as preference ordering is concerned, right? हालांकि इसने पूछा नहीं है यहां पर क्वेश्चन पे, पर मान लीजिए हमें सिमेट्रिक नेचर भी चेक करना हो दोनों का, दोनों पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में भी सिमेट्रिक। अब देखो फर्स्ट पार्ट में तो सिमेट्रिक होना ही है क्योंकि गेम को हमने खुद ही इक्विवेलेंट बनाया है प्रिजनर्स डिलेमा के, स्ट्रेटेजी को एलोकेट ही इस तरह से किया है, तो फर्स्ट तो सिमेट्रिक भी है। क्या ये वाला गेम जो इसमें हमने ऑर्डरिंग को, जिसमें हमने स्ट्रेटेजी सेट को चेंज किया है, क्या ये सिमेट्रिक है नेचर में? प्रिजनर ये प्रेफरेंस ऑर्डरिंग तो सेम नहीं फॉलो कर रहा है, ये क्या सिमेट्रिक है नेचर में? आंसर इज यस, इट इज सिमेट्रिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि आप यहां F2 को लिखो, यहां F1 को लिखो, आपको ये पे ऑफ ऑल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को मेंटेन करेगा। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि दोनों फार्मर्स के पास सेम सेट ऑफ स्ट्रेटजीज हैं और पे ऑफ्स का क्वांटम भी सेम है, इक्विवेलेंट है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। यस, इट इज सिमेट्रिक बट नॉट equivalent to prisoner's dilemma as far as preference ordering is concerned। तो बेटे आज मैंने आप लोगों को, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इस रिकॉर्डिंग के बाद जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं आशा रखता हूं कि उन सब लोगों को ये एग्जाम्पल्स जो आज मैंने डिस्कस किए हैं उनसे ये क्लैरिफाई हुआ होगा, उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ी होगी कि किस तरह से हम किसी गेम को प्रिजनर्स डिलेमा के इक्विवेलेंट
चेक कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं चेक कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे, आपकी कंसेप्ट्स की, गेम थ्योरी के कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो स्टूडेंट इन वीडियोस को ठीक उस तरह से देखेगा और यूज करेगा, नोट्स बनाएगा, पेन डाउन करेगा, खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा जैसे कि वो अपनी क्लास को अटेंड करता है, अगर उतनी ही प्रेजेंस ऑफ माइंड, सीरियसनेस के साथ इसको देखेंगे आप और नोट्स बनाएंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है गेम थ्योरी के सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, आपकी समझ को बढ़ाने में। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, और आशा करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और लोगों को, आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप दूसरे और लोगों के साथ, आपके ग्रुप्स होंगे या कुछ होंगे, उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़े चैनल का, और मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिले कि हाँ भाई, जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं अगर ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ यूट्यूब वीडियो पर, तो लोगों को उसको बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी थोड़ा हौसला अफजाई मिल रही है। Thank you very much. That's it for the day.